नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कम लागत में कैसे बनाए पशुओं के लिए पौष्टिक आहार। दलहन फसलों की कटाई, गहाई और भंडारण पर तकनीकी सलाह। प्रदेश के जो किसान दुधारू पशुओं का पालन कर रहे हैं, उनका सबसे ज्यादा खर्च पशुओं के आहार में ही होता है। अगर पशुपालक स्वयं अपने स्तर पर पशुओं का आहार बनाए तो काफी हद तक आहार पर आने वाली लागत को कम कर सकते हैं। तो चलिए कम लागत में पशुओं के लिए संतुलित आहार व्यवस्था पर जानकारी लेते हैं रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर भूषण कुमार सिंह से। किसान भाइयों को नमस्कार एवं जोहार। आज हम चर्चा करेंगे हम उन किसान भाइयों के लिए जो कि दुधारू पशुपालन में लगे हुए हैं, जो कि जिनका मुख्य व्यवसाय दूध से आता है। हम जब डेयरी सेक्टर की या दुधारू पशुपालन की जब बात करते हैं तो उस सेक्टर का सबसे मुख्य जो खर्च होता है वो होता है आहार प्रबंधन में। आहार प्रबंधन में करीब 60% तक की पूंजी आहार में ही चल जाती है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे कम लागत में पशुपालक भाई अपने ही घर पर पशुओं को उचित आहार बना के, दाना मिश्रण बना के दे सकते हैं। जिसमें कि आज हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर वो पशुपालक भाई क्या होता है घर पर पशुपालन कर रहे हैं, जब पशु रखे हुए हैं तो उनमें ध्यान देना है कि वो पशु के आहार प्रबंधन में मुख्यतः 3 चीज़ों पर निर्भर करना पड़ता है। पहला हरा चारा, दूसरा सूखा चारा और तीसरा दाना मिश्रण। हरा चारा अगर उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पशुपालक भाइयों के लिए। अब वो बहुत ज़रूरी भी है कि पशुपालक भाई अपने पशुओं को हरा चारा अवश्य दें। और उसके अलावा होता है सूखा चारा। इसके अलावा दुधारू पशुओं के पशु आहार में सूखे एवं हरे चारे का भी समावेश करें। गाय और भैंस के लिए प्रतिदिन चारा की मात्रा हरा चारा 10 से 12 किलोग्राम एवं सूखा चारा 7 से 8 किलोग्राम प्रतिदिन प्रति पशु को खिलाएं, जिससे पशुओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। जो पुआल हो गए, जो पुआल का मुख्यतः पुआल का ही उपयोग किया जाता है हमारे बिहार और झारखंड के पशुपालकों द्वारा। तो पुआल को कभी भी 5 से 7 किलो से ज़्यादा कभी भी नहीं जाना है, ये हमेशा ध्यान रखें। उसके अलावा बात होता है हरा चारा। हरा चारा तो जितना हो सके 25 से 30 किलो तक वो दे सकते हैं। और हरा चारा अगर उपलब्ध है तो उनको दाना मिश्रण भी नहीं देने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर उनका दूध उत्पादन 2-3 किलो से कम है तो सिर्फ हरा चारा से भी काम चल सकता है पशुपालक भाइयों का। पर अगर हरा चारा है, सूखा चारा उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा लागत जाता है खाना का आहार प्रबंधन करने में पशुपालक भाइयों का, वो है दाना मिश्रण। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि दाना मिश्रण घर पर कैसे बनाएं। मुख्यतः जो मुख्य उसके अवयव है दाना मिश्रण बनाने के लिए वो है अनाज, उसके साथ उसका सह उत्पाद है, फिर खल्ली है और फिर मिनरल है। प्रथम मिश्रण की बात करें तो उसमें हम अनाज दर्रा 45% लेते हैं। उसके बाद जो उसके साथ हम गेहूं का चोकर है या चावल का कुंडा है या चावल राइस ब्रान है उसको 36% तक ले सकते हैं। और उसके अलावा जो खल्ली है, खल्ली में मुख्यतः जो हम लोग के यहाँ बिहार झारखंड में उपलब्ध है वो मूंगफली की खल्ली है, तिल की खल्ली है, सोयाबीन की खल्ली है। ये 8% हम लोग ले सकते हैं। इसके अलावा मिनरल मिक्सर का उपयोग कर सकते हैं। मिनरल मिक्सर 2% मिनरल मिक्सर। और उसके अलावा साधारण नमक 1% मिलाकर दाना मिश्रण बना सकते हैं। इसके अलावा है कि दाना मिश्रण खिलाए कितना। तो दाना मिश्रण खिलाने के लिए कि जो गाय उत्पादन में नहीं है, जो दूध नहीं दे रही, जो कि ड्राई गाय है, जो सूखी गाय है, उन्हें 1.5 किलो के आसपास का दाना मिश्रण देना चाहिए। और उसके अलावा अगर भैंस है तो 2 किलो का दाना मिश्रण। इसके अलावा किसान अपने पशुओं को जीवन निर्वाह करने के लिए अतिरिक्त आहार दिया जाता है। अगर गाय या भैंस दूध नहीं दे रहे हैं तो उसको जीवन यापन करने के लिए 1 किलोग्राम आहार देना उपयुक्त रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपकी गाय दूध दे रही है तो 3 लीटर दूध देने वाली गाय को आप 1 किलोग्राम दाना मिश्रण देना चाहिए। और भैंस 2.5 लीटर दूध दे रही है तो उसको भी 1 किलोग्राम आहार देना उचित रहता है। और गाय या भैंस गाभिन है तो उसको अतिरिक्त दाना देना चाहिए।
अब बात होती है कि जब बाछा बाछी को किस तरह से आहार प्रबंधन करना चाहिए। जन्म के 1 से 3 दिन का जो समय होता है उस समय सिर्फ दूध देना चाहिए। दूध का जो का रिक्वायरमेंट होता है वो करीब जो हमारे यहाँ जो गाय है उसके लिए, उसके बाछा बाछी के लिए 2.5 किलो के आसपास। फिर 4 से 14 दिन के बाछों बाछियों के लिए कम से कम 3 किलो दूध देना चाहिए। फिर 15 से 30 दिन के जब हो जाए बाछा बछियाँ तब उसे 3 किलो के आसपास दूध देना चाहिए। और जब दूसरे महीने में चल जाए, पहले महीना को पार करके दूसरे महीने में जाए, दूसरे महीने में जाए, तब वो 2.5 किलो के आसपास दूध दे सकते हैं। उसके साथ साथ काफ स्टार्टर भी शुरू कर सकते हैं 1 महीने के बाद से। और फिर काफ स्टार्टर 500 ग्राम काफ स्टार्टर दे सकते हैं। उसके साथ साथ हरा चारा भी दे सकते हैं 2 किलो 2.5 किलो के आसपास। और जब तीसरे महीने में आए तो हम दूध को रोक सकते हैं। दूध को रोक कर काफ स्टार्टर पूरी तरह से देना चाहिए, करीब 1 किलो के आसपास काफ स्टार्टर और 5 किलो के आसपास करीब हरा चारा। तो इस प्रकार से वो अपने, अगर ये दाना मिश्रण को हमारे पशुपालक भाई पूरा करेंगे अपने पशुओं के लिए, तो हमारे जितने भी पशु अवश्य स्वस्थ रहेंगे, उनका प्रजनन सुधार भी रहेगा, किसी प्रकार के प्रजनन विकार भी ना आएगी और उन दुधारू पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा, जिससे कि हमारे पशुपालक भाइयों को अत्यधिक आमदनी की प्राप्ति हो सकती है। और तो इसलिए हम आशा करते हैं कि हमारे पशुपालक भाई हमारे द्वारा बताए गए सभी बातों का ध्यान रखेंगे और अपने पशुओं को संतुलित आहार देंगे। कम खर्च में अपने घर पर बना के ही संतुलित आहार अपने पशुओं को हमारे पशुपालक भाई दे सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। किसान भाइयों, जैसा कि फसलों की कटाई गहाई का कार्य जोरों से चल रहा है और देश में कोरोना ने कहर मचा दिया है, ऐसे में आम जन के साथ किसानों को भी इस कोरोना के कहर से बचाव करना होगा। तो आप इस कोरोना से कैसे बचे, आइए जानते हैं। देखिए, पहली बात तो है कि किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कृषि संबंधित जो भी कार्य हैं उनको लॉकडाउन से बाहर किया गया है। किसानों की जो आवश्यकता है, बीज है, खाद है, कीटनाशी दवा है, कृषि यंत्र है, ऐसे को लॉकडाउन से बाहर कर दिया गया है ताकि किसानों पर इसका कुप्रभाव ना पड़े। साथ ही साथ अभी गेहूं कटने का काम चल रहा है। उन किसान भाइयों के लिए एडवाइजरी जारी किया गया है राज्य सरकार के द्वारा कि क्रॉप कटिंग जो करें वो ज़्यादा से ज़्यादा मशीन से करें। जैसे रीपर बाइंडर जो है बहुत ही, और थ्रेशर, ये बहुत ही कामयाब यंत्र है। और एक तो ये किसानों को जल्द से जल्द क्रॉप कटिंग भी हो जाएगा और अपने अनाज को जल्द से जल्द वो जाके चाहे तो वो मार्केट में बेच भी सकते हैं। खेती किसानी से जुड़े कामों को खास छूट दी गई है। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी। किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी। कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी। इनकी दुकानें खुली रहेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग उसको मेंटेन करना है और जो भी अपना उसका मशीन है उसकी सफाई करनी है, साबुन से उसको धो लेना है। इस तरह से सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है और अपना जो भी वो खाना वगैरह, पानी वगैरह सब अपना लेकर जाएं, अलग रखें। और इस तरह से अगर वो करेंगे तो निश्चित तौर पे, और मास्क क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है जब भी बाहर निकले, तो जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है उसके साथ साथ सभी को मास्क भी पहनना है। जो विक्रेतागण हैं, चाहे वो बीज के हों, उर्वरक के हों, कीटनाशी के हों या कृषि यंत्रों का, उन्हें भी ये निर्देशित किया गया है कि वो अपने दुकान के सामने एक डिमार्केशन दे दें और घेरा बनाकर, ताकि किसान जो जाए
उनका वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, और इसका ध्यान रखने का उन्हें निर्देश दिया गया है और इसका अनुपालन भी उनके स्तर से किया जा रहा है। इस बार किसान को बीज जो है हम लोग होम डिलीवरी भी देने जा रहे हैं। अगर वैसे किसान जो होम डिलीवरी कराना चाहते हैं अपने बीजों को खरीफ का, तो इसी स्थिति में उन्हें कुछ शुल्क देकर घर बैठे बीज उनको मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए बीज लेने का, आप जैसा सभी जानते हैं कि किसान का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, और रजिस्टर्ड किसान विभागीय वेबसाइट पर जाके सीड के लिए जैसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करेंगे, और उसी में वो ऑप्शन रहेगा कि हमें होम डिलीवरी चाहिए, तो किसानों को उसके आधार पर वो संबंधित जो उस प्रखंड के डीलर होंगे उनको घर तक उस बीज को पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे, और उसके एवज में उसके लिए जो सरकार द्वारा निर्धारित पर केजी जो शुल्क होगा वो उन्हें अलग से पे करना होगा। किसान भाइयों और अभी की अधिकांश दलहनी फसलें परिपक्व हो चुकी है और इनकी कटाई का काम चल रहा है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि किसान इन फसलों की कटाई करते समय कुछ ना कुछ कार्यों में चूक कर जाते हैं, जिससे उपज की क्वालिटी खराब होती है और बाजार में इसका अच्छा दाम नहीं मिलता। इसलिए किसान दलहनी फसलों की कटाई, गहाई से लेकर के भंडारण तक कौन कौन से कार्यों को अपनाएं, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक मनोज कुमार से। किसान भाइयों, आज जो है हम सभी लोग दलहनी फसल जो रबी का है उसकी कैसे कटाई की जाए, कैसे गहाई की जाए और भंडारण की जाए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दलहनी फसल जो रबी की है, जिसमें चना है, मटर है, मसूर है और कुर्थी रहता है, तो इन सब की जो है कटाई का समय आ चुका है। चना जो अभी आपका जो लगा हुआ था, लगभग 130 से 135 दिन का चना जो है ये पक करके एकदम सुनहरे पीले रंग का हो चुका है, जिसमें उसके पत्तियां जो है धीरे धीरे सूखने की कगार पे हैं। और वो जो है चना आप उसमें ज़्यादा दिन तक छोड़ेंगे खेत में तो उसमें सेटरिंग की संभावना है, छटक करके बाहर आ जाएगा। इसलिए उसको दांत से दबा करके देख लें कि उसमें लगभग 18 से लेकर के 16% के बीच में नमी हट चुका है, तो आप उसकी तैयारी करना शुरू कर दें। इसी तरह से मटर जो है, सब्जी मटर का भी दाना जो बीज बनाते हैं या मटर जो है दाल के लिए, तो इसको भी देख लेंगे कि फलियां एकदम पकने के कगार पे हैं और हल्का हल्का सुनहरा रंग पकड़ रही हैं, तो आप जो है इसकी भी तैयारी कटाई के लिए शुरुआत कर दें। और आप उनकी फसलों में हमेशा ध्यान रखें कि सुनहरेपन आना शुरू हो जाए, तो आप उसको अच्छे तरह से हंसुए के द्वारा आप बढ़िया ढंग से उसकी कटाई करें। और साथ ही साथ अभी का समय ये भी आ चुका है कि आप जो खरीफ में लगाए थे अरहर, उसका भी कटाई का समय ये सुनिश्चित अभी समय हो चुका है, उसको भी कटाई आप करेंगे और काट करके आप बढ़िया ढंग से उसका बंडल बांध करके खलिहान में लाएंगे। किसान भाइयों, फसल की कटाई के बाद भी सुरक्षित भंडारण करने के लिए कई प्रबंधन को अपनाना होता है, जिसकी जानकारी किसानों को नहीं होती। इसलिए कौन कौन से ये जरूरी प्रबंध हैं, आइए जानते हैं। काट करके आप बढ़िया ढंग से उसका बंडल बांध करके खलिहान में लाएंगे। खलिहान साफ़ सुथरा करके उसको अच्छी तरह से जो है लिपाई करके वहाँ पर चाहे तो बैल के द्वारा आप जो है चना अलग पैरा डाल दीजिए, चना का या मटर का या ये खेसारी का। वहाँ मसूर का भी आप उसको बैल के द्वारा चला करके बढ़िया ढंग से उसको छोटे छोटे टुकड़े में उसका भूस को कर लें और फिर उसको सफाई करके निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज़ें जैसे आजकल अच्छे अच्छे तरह के थ्रेसर आ चुके हैं, तो उन थ्रेसर के द्वारा भी आप जो है चना का और मटर का और ये खेसारी का भी आप बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। और ये भी देखें कि आप जो है जो चना आपका है उसमें खलिहान में रखेंगे तो प्रयास करेंगे कि सेकंड हाफ में उसका जो है थ्रेसिंग करें। फर्स्ट हाफ में उसको सूखने के लिए फैला दें। फैलाने से क्या है कि वहाँ पर उसका नमी धीरे धीरे हट जाएगा और आपका जो है चना अच्छी तरह सूख जाएगा। सेकंड हाफ में उसको थ्रेसर से करेंगे तो उसमें नमी हटा हुआ रहेगा और आपका दाना अलग हो चुका रहेगा। और चना और मटर आप बढ़िया ढंग से उसका दाना निकाल लें जो है, और कोशिश करें कि दाना साफ़ सुथरा हो जाए और उसको खलिहान में अच्छी तरह से फिर से सुखाएं, अर्थात आपका नमी उसमें
लगभग 10 से 12% रहेगा तो और घर के अंदर की टेम्परेचर अगर 15-16 रहता है तो आप लंबे समय तक रख सकते हैं। अगर नमी ज़्यादा रहेगा तो आपका कीड़ा मकोड़ा वहाँ लगने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो इसलिए आप वहाँ पर खलिहान में अच्छी तरह सफाई करके और उन दानों को जो है बोरे में भर करके, बोरा जो होता है जो गनी बैग है ये जूट का, उसको अच्छी तरह से धुला दें और उसको गर्म पानी में खौलवा दें जिससे उसमें कीड़े मकोड़े सब नष्ट हो जाएं और उन दानों को उसमें बैग में भर करके घर में ले आएं और उसके अंदर जो है आप भंडारित करें जो है। किसान भाइयों, भंडारण के बाद उपज में कई हानिकारक कीट एवं फफूंद पनपने लगते हैं जो कि उपज की क्वालिटी को खराब कर देते हैं। इसलिए इस तरह की हानि से बचने के लिए कौन कौन से कार्य करें, चलिए यह भी बताते हैं। और पहले के समय में लोग अनाज जो रखते थे दलहन, उसको जो कुंडा होता है पानी पीने वाला, उसमें कुंडे में ये राख जो है उस कंडे की राख में उसको मिला करके आपका दलहन रखा जाता था। और हमेशा ध्यान रखें कि नमी वहाँ न पहुँचने पाए, ये दीवार उससे थोड़ी दूर पे रहे और नीचे की ज़मीन की फर्श जो है वहाँ पर कुछ लकड़ी का बिछा हुआ रहना चाहिए। इससे आपका दाना एकदम सुरक्षित रहेगा। और इस तरह से आप चना है, मटर है, सब्जी का मटर का बीज है या जो अन्य बीज रहते हैं, साथ में आप जो है ये खेसारी का भी जो है इस तरह से आप जो है इन सब का दाना अच्छे सुरक्षित ढंग से रख सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव बगरा, जिला समस्तीपुर के आदेश कुमार ने। आपने भिंडी की फसल में कीट और रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। ऐसी फसल है जो हम समय समय पर लगभग सभी समय इसकी खेती कर सकते हैं। इसको ठंड के समय भी खेती कर सकते हैं, बारिश के समय भी खेती कर सकते हैं और गर्मी के समय भी खेती कर सकते हैं। लेकिन यदि इसमें देखा जाए किसका खेती करते हैं तो इसमें कीड़े और बीमारियां बहुत ज़्यादा लग जाती हैं। यदि हम इसमें कीड़े की बात करते हैं तो कीड़े इसके जो मुख्य रूप से इसका जो लाल कीड़ा होता है, जैसिड जिसे हम कहते हैं, उससे ज़्यादा इसका नुकसान होता है। दूसरा है इसमें जो फली होता है उसमें छेद कर देता है, जिसके वजह से उसका फल का गुणवत्ता खत्म हो जाता है और बहुत फसल के ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालता है। भिंडी फसल से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए हानिकारक कीट और रोग पर नियंत्रण जरूरी है। वैसे तो भिंडी फसल पर अनेक कीटों और रोगों का प्रकोप होता है, लेकिन इस समय जो कीट और रोग फसल को हानि पहुंचाते हैं, इनमें कीट में फल भेदक, रस चूसने वाले कीट, वहीं प्रमुख रोगों में पित्तशिरा, मोज़ेक वायरस, पाउडरी रोग शामिल हैं। फल भेदक, इस कीट की लटे या सूंडी भी बहुभक्षी होती है, जो कि भिंडी फसल के फूलों को खाती है तथा फलों में गोलाकार छेद कर अंदर घुस जाती है और उसके शरीर का आधा भाग बाहर रहता है। इस तरह फलों की बाजार गुणवत्ता कम हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए फूल आने के तुरंत बाद कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें और याद रखें, फल पकने के बाद रसायन का छिड़काव न करें। रस चूसक कीट जैसे मोयला, हरा तेला, सफेद मक्खी आदि सभी रस चूसक कीटों के निम्फ तथा वयस्क दोनों ही भिंडी फसल के पौधों के कोमल भागों, फूल पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है, पत्तियां मुरझा जाती हैं तथा पीली पड़ जाती हैं। अधिक आक्रमण पर तो पत्तियां गिर भी जाती हैं। इनमें से सफेद मक्खी भिंडी के प्रमुख वायरस जनित रोग पीला शीरा विषाणु मोज़ेक रोग को फैलाने में भी सहायक हैं। तो इसके जगह पे हम जो इस तरह से नीम आधारित दवाएं हैं उसका भी प्रयोग करके
इस रोग को रोक सकते हैं, क्योंकि भिंडी जब फलत वाली अवस्था में आ जाता है या पुष्पावस्था में होता है तब इस रोग का आक्रमण बहुत ज़्यादा होता है। और इसका हम पिकिंग करते हैं या हम इसका हार्वेस्टिंग करते हैं, तुड़ाई करते हैं भिंडी की फसल को, तो खाने योग्य नहीं रह जाता है। तो हम इमिडाक्लोप्रिड के जगह पे हम यदि नीम आधारित दवा एजाइडिरेक्टिन नामक दवा को 3 मिलीलीटर दवा को 1 लीटर पानी में घोल बनाकर यदि इसका छिड़काव किया जाए 10 से 12 दिन के अंतर पे, तो निश्चित है एजाइडिरेक्टिन नामक दवा का प्रयोग करके हम इसमें जो रोग लगते हैं खासतौर से विषाणु जनित, उसे रोक सकते हैं। रोग में यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है ये पीला चितबड़ रोग या सिर वाला जो भाग होता है, सीरा जिसे कहते हैं, पीत सीरा भिंडी का रोग होता है, एलोवेन मोजेक अफोकरा इसे भी हम कह सकते हैं। तो इसका जो सिराएं होती हैं पत्तियों के, ये शुरुआत में पीले पीले रंग के होते हैं और बाकी पूरे पत्तियों पे धीरे धीरे इसका लक्षण कवर कर लेता है और पौधा खुराक लेना बंद कर देता है और फसल का जो उत्पादन होता है वो नहीं के बराबर होता है। तो इसलिए इस रोग को रोकने के लिए हम जो इसको फैलाता है वो वेक्टर होता है, तो वेक्टर को रोकने का काम करेंगे। तो इसको रोकने के लिए इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर इस तरह से आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित है कि जो पीत सिरा रोग भिंडी का रोग है, इसे निजात पाया जा सकता है। छाजिया या पाउडरी मिल्ड्रू, इस रोग के कारण भिंडी फसल में पत्तियों व तने पर सफेद चूर्णी धब्बे पड़ जाते हैं। अधिक आक्रमण पर तो पत्तियां पीली पड़कर झड़ जाती हैं। इस तरह पैदावार बहुत कम होती है। वातावरण में अधिक आर्द्रता होने पर रोग का प्रकोप अधिक होता है। ये बीमारी पुरानी पत्तियों पर ज्यादा होती है। इसकी रोकथाम के लिए कैराथेन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या फिर सल्फेक्स 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से 10 या 12 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। अब एक और रोग लग जाता है जो पत्तियों के ऊपर आप देख रहे हैं, काले काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। इसे हम सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट ऑफ भिंडी कहते हैं या सर्कोस्पोरा पत्ती रोग कहते हैं भिंडी का। इसको रोकने के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 8 से 10 दिन के अंतर पे 2 बार छिड़काव कर देंगे तो भिंडी में इस तरह से जो सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट डिजीज है वो नहीं लगेगा, या है तो खत्म हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। विश्व पृथ्वी दिवस पर अन्नदाता की खास पेशकश। दुधारू पशुओं के लिए घर पर भी उगाए पौष्टिक हरा चारा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।